हम लोगों ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ लिया है। ओके, सो इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल थ्योरी। सो ये थ्योरी हेनरी फ्योल ने दिया था और बेसिकली ये थ्योरी बेस्ड है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर। ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रोसेस पर ये थ्योरी बेस्ड है। तो हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन बेसिकली 3 चीज़ों पर रहा। पहला है एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग, दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। तो पहला है एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग, मतलब हर लोगों का जो काम है, जो वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटीज़ है उसको 6 ग्रुप में डिवाइड किया। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो एक्टिविटीज़ आती हैं उनको बेसिकली उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को, उन वर्क को 6 ग्रुप में डिवाइड किया। वो 6 ग्रुप क्या है? पहला है टेक्निकल एक्टिविटीज़, दूसरा है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, तीसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, चौथा है सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, फिफ्थ है अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड सिक्स्थ है मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। तो उन्होंने हेनरी फ्योल ने उन एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया ताकि काम करने में आसानी हो और हर एक एक्टिविटीज़ का अलग अलग मेंबर हो। सेकंड कहता है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। एडमिनिस्ट्रेशंस का 5 एलिमेंट्स होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट कहता है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेशन के 14 प्रिंसिपल्स को बताया। वो क्या है? पहला आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। सो हेनरी फ्योल का कहना था कि अगर हम वर्क का डिवीज़न कर दें तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हमारा जो टारगेट है उसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकेगा। नेक्स्ट कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो वर्कर से अपना काम करवाती है। ठीक है, तो उनके पास एक अथॉरिटी है, एक लीगल पावर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर से को ऑर्डर दे सकती है काम करने को, उनसे काम करवाती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या होता है? मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिज़नेस जो है वो अच्छे से स्मूथली रनिंग हो, उसमें एक डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हेनरी फ्योल का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, एक शिष्टता होनी चाहिए। जो लोग काम कर रहे हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो वर्कर्स हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो नॉर्म्स बनाई गई हैं ऑर्गेनाइजेशंस का, उनको फॉलो करे, एक डिसिप्लिन के साथ उन चीज़ों को फॉलो करते हुए काम करे। तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? तो जो भी मैनेजमेंट है, जो भी वर्कर्स है, वो रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को फॉलो करे। हर एक लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे एक गुड सुपरवाइजर्स होना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयर हैं उनके बीच में एक क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों के बीच में एक हारमोनी होनी चाहिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी से गलती होती है, चाहे वो मैनेजमेंट हो या चाहे वो वर्कर्स हो, तो उन चीज़ों का वो पेनाल्टी भरे। मतलब जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो अगर नहीं चल रहे तो उन चीज़ों का उनको पेनाल्टी भरना पड़े, उस चीज़ का भी उन्हें दंड दिया जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है? मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में भी कहा था कि यूनिटी ऑफ कमांड को F.W. टेलर ने क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया था। तो यूनिटी ऑफ कमांड को किसने लाया था? हेनरी फ्योल ने लाया था। और उनका कहना था कि हर एक एम्प्लॉयर, हर एक वर्कर का एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए, मतलब ईच एम्प्लॉयर इज़ इक्वल टू ईच सुपरवाइज़र। तो उन्होंने कहा था कि अगर ज़्यादा सुपरवाइज़र होता है एक वर्कर का तो वो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा काम करने को लेके। तो मैंने आपको कहा था कि F.W. टेलर ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि एक वर्कर का 8 सुपरवाइज़र होना चाहिए। सो ये था यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कहता है कि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जो भी एक डिपार्टमेंट बनी हुई है, उसका जो पावर है उस एक पर्सन के हाथ में होना चाहिए। मतलब कि उस डिपार्टमेंट का जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए एक इंडिविजुअल उस चीज़ को डायरेक्ट करे, उसको उसका देखभाल करे। लाइक अगर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, ओके, सो उस कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को देखने के लिए एक हेड होना चाहिए। जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उस
उस सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए एक हेड होना चाहिए। तो मतलब कि हर एक डायरेक्शंस को देखने के लिए हर एक इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो इस प्रिंसिपल में क्या कहता है, इसमें कहता है कि बिजनेस कंसर्न इन अ बिजनेस कंसर्न मतलब कि अगर बिजनेस में क्या होता है, जो भी एक इंडिविजुअल हो, जो भी हर एक पर्सन, वो अपना इंटरेस्ट देखता है और उसको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है, तो मनी से मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा मनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्निशन हो, तो उसको वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलता है। हर एक इंडिविजुअल को पैसा से ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जो वहाँ काम कर रहे हैं लोग। तो ये प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट देखना रहता है। बहुत रेयर ही आपको मिलेगा कि जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा हो, उस पर ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर वो ध्यान देते हैं कि मेरा खुद का जो पर्सनल उनका सेटिस्फेक्शन पूरा हो, और वो किससे होता है, वो उनका मनी से होता है। वो अपने पैसे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट का टारगेट है उसको छोड़कर। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है रेमुनरेशंस। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज़ रेमुनरेशंस, ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेमुनरेशन देना चाहिए, ताकि उनका जो मोराल है, वर्कर्स का जो मोराल है, उनके काम करने का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो। और वो जो रेमुनरेशन है वो बिज़नेस के कैपेसिटी, मतलब कि जो बिज़नेस का क्या कैपेसिटी है, वो कितना रेमुनरेशन दे सकता है, उस पर बेस्ड होना चाहिए। एक रूल्स के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन मिलना चाहिए हर एक वर्कर्स को। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो दो मोड पर बेस्ड होता है, पहला सेंट्रलाइजेशन एंड दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, तो सेंट्रलाइजेशन में एक हायरार्की बनी होती है फॉर्मल अथॉरिटी की। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो एक फॉर्मल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। जो हायर पोजीशन पर पर्सन रहते हैं वो लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिसीज़न है वो किन पर छोड़ दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोअर लेवल हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट हैं, उन पर छोड़ दिया जाता है। तो इनका कहना था कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। जो भी मैनेजमेंट के द्वारा रूल्स हैं, जो मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली जो रूल रेगुलेशन है या फिर जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो किसके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लेना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। तो इन लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए, ये कहना था हेनरी फ्योल का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन का कहना था लाइन ऑफ अथॉरिटी मीन्स एक चेन बनी होनी चाहिए, मतलब कि टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक एक कम्युनिकेशन का एक चेन होना चाहिए। बातचीत करने का एक हायरार्की बनी होनी चाहिए, मतलब कि टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, उसका एक हायरार्की होना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है ऑर्डर। तो ये प्रिंसिपल में कहता है कि एक ऑर्डर होना चाहिए, मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्डर होना चाहिए। उसको बेसिकली मैनेजमेंट सेलेक्ट करे उस पर्सन का, उस सूटेबल पर्सन का जो उस काम को कर सके, और एक सूटेबल मटेरियल हो उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो एक ऑर्डर मैनेजमेंट क्या करे, मैनेजमेंट ऑर्डर दे काम करने को, और किसको दे, तो एक सूटेबल पर्सन को दे, एक एफिशिएंट पर्सन को दे जो उस काम के लिए लायक हो। ठीक है, तो और नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है अब इक्विटी। इक्विटी में कहता है कि इक्विटी मीन्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ फेयर ट्रीटमेंट, मतलब कि जितने लोग हैं उनके साथ हर लोग के साथ जो ट्रीटमेंट है, मतलब कि जो मैनेजमेंट का व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो इक्वल हो हर वर्कर के साथ। ये नहीं कि किसी के साथ बहुत अच्छा हो और किसी के साथ बहुत ख़राब हो, तो इक्वालिटी होनी चाहिए। और जो वर्कर्स होते हैं उनका क्या रहता है, वो क्या सोचते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि मैनेजमेंट जो है हमारा वो सबके साथ, हर लोग के साथ, एवरीबडी के साथ एक इक्वल और इक्वालिटी वाले इक्वल बिहेवियर बनाए रखे। ठीक है, तो ये वर्कर्स का एक्सपेक्टेशन रहता है। वर्कर्स का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो हर वर्कर्स के साथ इक्वल बिहेवियर रखे, इक्वालिटी बनाई रखे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो इसमें कहता है, इस प्रिंसिपल में कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर्स हैं उनका उनका जो टेन्योर है वो फिक्स हो।
मतलब कि उनका जो जॉब सिक्योरिटी हो, उनको पता रहे, उनको एक ये डर ना हो कि हमें कभी भी निकाल दिया जा सकता है। उससे क्या होता है कि उनका जो मोराल है वो लो रहता है, ठीक है। उनकी जो काम करने की इच्छा है और काम करने का जो एफिशिएंसी है वो लो रहता है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को घाटा होगा। तो उनका कहना था, हेनरी फ्योल का कहना था कि पर्सनल का जो एम्प्लॉय, पर्सनल मीन्स क्या, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का जो जॉब सिक्योरिटी एक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है इनिशिएटिव। मतलब इस प्रिंसिपल में कहता है कि एक इनिशिएटिव होनी चाहिए, किसी भी काम को या किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने का इनिशिएटिव होना चाहिए। मतलब क्या कि एक फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई भी वो प्लान कर रहा है तो प्लान करके, प्लान का फ्रीडम, आज़ादी होनी चाहिए। फ्रीडम मीन्स क्या, आज़ादी होनी चाहिए, सोचने की आज़ादी होनी चाहिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की एंड थिंक आउट करने की, ठीक है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। तो हेनरी फ्योल का क्या कहना था, उन्होंने किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन दिया था, उन्होंने जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और जो ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उन पर उन्होंने रिसर्च किया था। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनल थ्योरी किनका था, हेनरी फ्योल का था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, जो कि एल्टन मायो ने दिया था।